What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 3 जनवरी, यानी कि नए साल का तीसरा दिन आप लोगों के सामने बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। अब आप लोगों को ये देखना है कि कैसे आप लोगों को इस दिन को अपने गले लगाना है। देखिए, हर एक दिन मॉर्निंग में आप लोगों के सामने ऐसे ही आएगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसे आप लोगों को इस दिन को लेकर चलना है और शाम तक कितने शानदार तरीके से आप लोगों को इसको अच्छे से एंजॉय करना है। एक काम जरूर किया कीजिए, मॉर्निंग में अपना प्लान बनाया कीजिए जो भी आप लोगों को टारगेट करना है, और इवनिंग तक देखा कीजिए कितना आप लोगों ने अचीव किया। अपने आप को जब तक आप लोग एनालिसिस में नहीं डालेंगे तब तक आप लोग दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, वरना डेट चेंज होती चली जाएगी। बहुत से लोगों ने देखा होगा पहली और दूसरी तारीख वैसे ही निकल गई, पर लेकिन हताश निराश मत होना। तीसरी तारीख फिर से आप लोगों के सामने है, चौथी फिर से आएगी। ऐसे ही हर दिन आप लोगों के सामने एक नया दिन आएगा। जिस दिन भी आप लोग अपने आप को संवार कर खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप लोगों का पैटर्न जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सुबह को सर्दी मुझे भी लगती है, सबको सर्दी लगती है, पर लेकिन अगर उस सर्दी को आप लोग साइड में कर अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर देखिए यार, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी में आप लोग आ जाएंगे, यानी काम को इग्नोर करके बस मजे चल रहे हैं। तो उससे बाहर नहीं निकलोगे तो अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। यहाँ पर पहले हम लोग डिटेल में एडिटोरियल देखेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। एडिटोरियल जो है वो काफी ज्यादा है आज इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है यार वो एडिटोरियल की पीपीटी बनाने में लगता है, वरना न्यूज़पेपर में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस वो पीपीटी बनाने में लगता है। पढ़ने में तो अब तो टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पता रहती है। बस पीपीटी इसलिए बनाई जाती है ताकि जब भी आप लोग रिवीजन करने बैठो तो आप लोगों के हाथ में वो सारे एडिटोरियल रहे। क्योंकि हमेशा आप लोगों ने टॉपर्स की बातें सुनी होगी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने आप को अगर आप लोग अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना है तो एडिटोरियल को कवर करो शानदार तरीके से। आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, इंटरव्यू में जाओगे तो सारी जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और आप सभी लोगों को बधाई हो, क्योंकि हमारे एक फैमिली मेंबर है जिनका अभी सिलेक्शन हुआ, जिनका नाम है नवनीत कौर। तो यहाँ पर ये पंजाब पीसीएस के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ, तो काफी अच्छा लगा मुझे, इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया। पर लेकिन देखो यार, आप मेल कर दिया करो, ठीक है, आप मेल कर दिया करो। इससे क्या रहेगा, मुझे और अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि कई बार इतने सारे जो कमेंट रहते हैं उनमें पता चला स्किप हो गया, ये तो नजर पड़ गई मेरी इसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए मैंने पिन भी कर दिया था। पर लेकिन मेल कर दिया करो आप लोग आराम से, ताकि मुझे पता चल जाए और फिर सबके साथ में मैं शेयर कर सकूं। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मेल के साथ में अपना एक फोटो भी अटैच कर दिया करो, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और मेल से एक और फायदा रहता है, देखिए जब भी मेल मेरे पास में आता है तो मैं आप लोगों की ईमेल आईडी जो है वो रख लेता हूं जिसका भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि जिंदगी में कम से कम आप लोगों से एक बार जरूर मिलूंगा। एक बार कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिनको पढ़ाया और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो एक परिवार हो गया ऐसा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का हो गया, ठीक है। तो कम से कम एक बार जरूर मिलूंगा सबसे यार, टाइम निकाल के। इसीलिए मैंने सबके मेल सेव कर रखे हैं, जिसने का भी सिलेक्शन हुआ है और जिसने भी मुझे मेल किया है सिलेक्शन का। आप लोग टेंशन मत लेना, बस अपना मेल जो है जो सेंड किया आप लोगों ने जिससे मुझे, वो सेव रखिएगा। आप लोगों से जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर फिर से बधाई, और कई सारे मेल और भी हैं, एक एक कर आप लोगों को दिखाता रहूंगा। सीडीएस के बहुत सारे बच्चों के यार सिलेक्शन हुए थे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाया, तो सॉरी उसके लिए। तो टाइम नहीं मिल पाता यार कई बार थोड़ा सा, ठीक है, तो उसी के चलते चीजें इस तरीके से हो जाती हैं। तो काफी अच्छा लगा। तो देखो, ये काफी लंबे समय से एडिटोरियल फॉलो कर रहे थे। एडिटोरियल आप लोगों को वरना हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए एडिटोरियल आप लोगों को स्किप नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो आज का डिस्कशन काफी शानदार रहेगा। एक एक कर पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आप लोगों को हर एक आर्टिकल जो भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ एडिटोरियल, वो सिलेबस के पार्ट के साथ में कंबाइन करता हूँ। तो इसलिए हमेशा सिलेबस को अपने हाथ में लेकर बैठा कीजिए, तो इसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस अगर हाथ में रहेगा तो तभी आप लोग चीजों को अपने कोरिलेट कर चीजों को पढ़ पाओगे, तो समझेंगे। तो यहाँ पर आज मुझे मौका मिलेगा आप लोगों को एक और स्टैटिक पोर्शन कवर करने का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा चैप्टर आप लोगों का पॉलिटी का कवर करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री में 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं। तो कोविड-19 के चलते उनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, तो उसी के बारे में बात है कि क्या सेफ रहेगा ये इलेक्शन कराना, तो समझेंगे। न्यूज के साथ में स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा, काफी अच्छे से टॉपिक आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। नीचे जब आप लोग जाएंगे, ये और भी शानदार तरीके का आर्टिकल आप लोगों का कवर होगा, एक पूरा डिटेल में टेक्सटाइल सेक्टर आप लोगों का अगर देखोगे आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा, खासकर जीएस पेपर 3 के अंदर में। तो पूरा डिटेल में कवर करूंगा। जीएसटी अभी बढ़ाने घटाने की बात चल रही है, उसके ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, टेक्सटाइल सेक्टर कैसे होता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो मुझे ये पीपीटी बनाने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया जो आप लोगों की टेक्सटाइल सेक्टर वाली थी, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर डाली है, कैसे कैसे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें चलती हैं, तो बहुत कुछ तमाम चीजें डिस्कस करूंगा। मजा आ जाएगा आप लोगों का पूरे आर्टिकल को सुनकर, पूरे चक्षु आप लोग के खुल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है, 2 स्कीम आप लोग की कवर हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको अच्छे से कवर करूंगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्कीम भी आप लोग की और कवर करूंगा, जिससे एक और महिला से रिलेटेड स्कीम आप लोग की कवर हो जाएगी। वैसे आर्टिकल में एक डिस्कस की गई है, पर एक आप लोग को उन्हें कहते हैं कि जब आप लोग गोलगप्पे खाने चाहते हैं तो पपड़ी आप लोगों को मिल जाती है, तो दूसरी स्कीम पपड़ी के तरीके से आप लोगों को फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगा कि एक और स्कीम बता देते हैं, टाइम अच्छे से लग जाए, टाइम लगेगा जितना भी इसमें, तो उसको कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता है, गहमा गहमी भी चल रही है, तो एक ओवरव्यू इसका भी ले लेंगे, पता चलता रहना चाहिए कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है कि इसको आज की डेट में अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये नीचे जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में जिसका नाम है तेलंगाना। तो याद रखिएगा, तेलंगाना को हमारे देश में 2014 में अलग करके एक राज्य बनाया गया था, कहां से, आंध्र प्रदेश से। तो ये हमारी कंट्री में जो नया राज्य बना, तो इसमें अभी बात की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बोला जा रहा है कि राज्य के अंदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर अभी चीजें ट्रैक पर नहीं है, तो वो सब बातें हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट बता रहा है कि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल कितना शॉर्ट पड़ रहा है लोगों को वैक्सीनेट करना, इनके सारे लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है। तो दवाई नहीं मिल पा रही है, जबकि हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा मई में बोला गया था कि हम लोग फुल्ली वैक्सीनेट कर देंगे सबको दिसंबर तक, पर लेकिन वो भी नहीं हुआ। सोलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता थे, उनके द्वारा बोला गया था कि हम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कि सबको हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर खासकर स्पुतनिक 5 जब मार्केट में आई थी, उन्हीं दवाई आई थी दूसरे वाली, तो वो भी यहाँ पर खत्म हो गया। इसी के साथ में हेल्थ मिनिस्टर जो है, उनके द्वारा बोला गया था यहाँ पर इसी तरीके से बातें। तो कहने का मतलब यह कि जितनी बातें बोली गई थी कि सबको दवाई प्रोवाइड करा देंगे, उस लेवल पर हम लोग दवाई प्रोवाइड नहीं करा पाए। आज की डेट में लगभग 89% लोग ऐसे हैं जो सिंगल डोज ले चुके हैं, यानी कि 11% तो यहां पर बचे हुए हैं, और डबल डोज तो ओनली अब तक 64% को ही मिला है। तो समझ रहे हैं आप लोग, लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर चीजों को आप लोग लेकर चलते हैं तो 35% लोग अभी बचे हुए हैं, जबकि बोला था दिसंबर तक सबको कवर कर लेंगे। तो ये डेटा में जो डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है वो यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो ये जो डेटा पॉइंट है ये भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर देख लेना। और जब भी मैं टेलीग्राम की बात करता हूं तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया टेलीग्राम बनाया है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे रहा करेंगे वो मैं यहां पर पेस्ट किया करूंगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों तक ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ढीला चलता हुआ नजर आएगा, उसका रीजन ये है, मैंने आप लोगों को बोला है कुछ दिनों का मुझे टाइम चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में ये टेलीग्राम का जो ये वाला जो पेज है ना आप लोगों का, जिसका SLVpedia मैंने नाम रखा है, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इसमें मैं चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा। यानी कि इसके अंदर मैं आप लोगों की ऐसी तरीके से चीजें प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जिसमें से एक जगह आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे, कहीं PDF लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज सिलेबस के साथ में, सारी चीज बिल्कुल प्रॉपर प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस के साथ में। और डेली एक आर्टिकल भी यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है अपने CSAT के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि CSAT में 40% के करीब आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन रहता है, 40 से 45%। तो एक आर्टिकल कम से कम डेली आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी डेली यहां पर पोस्ट करूंगा मैं, जैसे 2 दिन से लगातार पोस्ट कर रहा हूं, और स्कीम वगैरह सारी चीजें यहां पर पोस्ट करूंगा। 2 दिन में इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लगभग 8,500 से ऊपर बच्चे जुड़ गए 2 दिन में, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने आप लोग जुड़ोगे इसमें। तो ये SLVpedia के नाम से बनाया, जैसे विकीपीडिया नहीं होता है, SLVpedia, विकीपीडिया पे जाकर सब कुछ आप लोगों को मिलता है, तो SLVpedia पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए ग्रुप बनाया। अभी थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा आप लोगों इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को लेकर। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। ओके, तो यहाँ पर अभी बात करूंगा इसके बारे में भी आगे चलकर, और ये जो डेटा पॉइंट हुआ करेगा ये भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं यहाँ पर। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्टिंग इसी से कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारे बारे में नहीं है पर लेकिन पड़ोसी के बारे में है, तो हल्का सा पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री को अगर सही डायरेक्शन में आप लोगों को लेकर चलना है तो यहाँ पर उस कंट्री में आप लोगों को नेशनल सिक्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी। तो नेशनल सिक्योरिटी अगर देश के अंदर आएगी तभी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी वहां पर लोग जो है आकर व्यापार करेंगे, और जब लोग जाकर वहां पर व्यापार करेंगे तो तभी उस देश में प्रोस्पेरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, और इसी के तरीके से चाहे पर्टिकुलर यंग जनरेशन हो चाहे कोई भी हो, वहां पर पैसा होना जरूरी है अगर सही तरीके से देश को आगे लेकर चलना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभी यहाँ पर ये एक अपनी नेशनल पॉलिसी लेकर आए हैं। तो ये जो नेशनल पॉलिसी लेकर आए हैं तो उसी को एनालिसिस किया गया। इनकी जो नेशनल पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी।
पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पहली ऐसी पॉलिसी है जब से पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हुआ, यानी कि लगभग 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। पहली बार इनको लगा कि हाँ एक देश के अंदर कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, तो 27 दिसंबर को इनके द्वारा अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यहां पर लेकर आएगी। आप बोलेंगे कि सर इसको क्यों डिस्कस करें? इसको इसलिए डिस्कस करें क्योंकि इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम काम यहां पर किए जाते हैं। आज की डेट तक अगर पाकिस्तान को आप लोग देखोगे, वो इंडिया को फॉलो करते हुए आया, और जो देश किसी देश को या फिर जो पर्सन किसी पर्सन को फॉलो करता है, तो वहीं पर ही पहुंच पाएगा जहां पर एक पहला पर्सन पहुंचा है, उससे आगे कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो अगर आगे निकलना है तो आप लोगों को एक अच्छा पाथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसके चलते आप लोग सही डायरेक्शन में अपना जो एनर्जी है उसको लगा पाएंगे, वरना सामने वाले को कॉपी करता इंसान रह जाएगा। तो पाकिस्तान हमेशा कॉपी करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो ये जो इनकी पॉलिसी है यहाँ पर, ये पॉलिसी अभी 2022 से लेके इनकी 2026 तक का यहाँ पर इनके द्वारा टारगेट करने वाली है। तो 2022 से जो 2026 तक का ये पॉलिसी इनकी आने वाली है, तो नॉर्मली अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इनका ये पॉलिसी फोकस कर रहा है कि जैसे कि सेफ्टी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, सिटीजन जो पार्लियामेंट के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, उनके ऊपर फोकस देकर चल रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर होना चाहिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पर लेकिन इकोनॉमी जो है वो आज के डेट में पाकिस्तान की बड़ी खस्ता हालत में, और अगर इकोनॉमी अच्छे से नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि उसी से लोगों को जॉब व्यापार मिलते हैं। तो वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हिस्टोरिक मूवमेंट बताया गया पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के द्वारा। पर लेकिन हिस्टोरिक मूवमेंट तो तब देखने को मिलेगा जब इकोनॉमिक जो है वो सही कंडीशन में रहेगी, क्योंकि उसी से सारी चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखकर चलो, सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि पाकिस्तान जो है कुछ भी अगर पॉलिसी बना के चलता है तो उसमें एक कंटेंट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इंडिया को अपोज करना है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा आप लोगों को एक 36 का आंकड़ा नॉर्मली नजर आता है। तो 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें अभी भी आप लोगों को वो पैटर्न देखने को यहां पर मिल जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा इशू है वो है कश्मीर का मुद्दा, यानी कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठे हैं। अगर उस पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना टाइम उस पर न लगाया जाता पाकिस्तान के द्वारा, तो अभी पाकिस्तान कहीं होता। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पर उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कैसे टेररिस्ट को ट्रेन करना है, दिमाग लगाना पड़ता है कैसे ट्रेन करने के बाद में उनको इंडिया के अंदर एंट्री करनी है, दिमाग लगाना पड़ता है अगर पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट की एंट्री यहां पर नहीं हो रही है तो कैसे हथियार इंडिया के अंदर एंट्री करनी है, इसके साथ में कैसे गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे से इंडिया के अंदर घुसना है। इतना सारा दिमाग यार ऐसी जगह लगाओगे तो फिर प्रोडक्टिव जगह कहां आप लोग दिमाग लगा पाओगे? तो दिक्कत ये देखने को मिलती है। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर का इशू जो है, पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर जाकर चिल्लाता रहता है कि इंडिया जो है कश्मीर के अंदर ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इशू घुमा फिरा के अगर ये बोले, अभी 2019 से जब से हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, तब से लेके पाकिस्तान और ज्यादा तत्पर हो गया है, यानी कि और ज्यादा अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो इसके चलते दोनों कंट्री के बीच में जो दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। पाकिस्तान के बीच में पहले क्रिकेट मैच हुआ करते थे, मुझे तो अच्छा लगता था उस टाइम पर जब क्रिकेट मैच होते थे, तो कम से कम रिलेशन जो है नॉर्मल रहते थे, मतलब ग्राउंड पर गुस्सा उतरता था क्रिकेट टीम का और लोगों का, पर लेकिन बॉर्डर पर कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल रहती थी। और आप लोगों ने देखा होगा वाघा बॉर्डर पर एक काफी अच्छे से सेरेमनी होती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो काफी शानदार दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। पर लेकिन आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो, दोनों देश एक साथ में पैदा हुए, एक साथ में चले आगे बढ़े, मतलब पैदा हुए का मतलब गलत मत लगाना, मतलब आजाद हुए, यानी कि चंगुल से छूटे जो कि अंग्रेजों ने पकड़ रखे थे। पर लेकिन एक देश कहां पहुंच गया, वो आज के में चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, पर दूसरा देश जो है वो अभी बॉर्डर से ही अलग नहीं हो रहा है, वो वहीं पर ही चिपका हुआ है। तो ये सोचने वाला मुद्दा होता है। तो इसके चलते यहां पर आज की डेट में पहले यूएसए के ऊपर डिपेंड हुआ करता था पाकिस्तान, और आज की डेट में पूरा जो डिपेंडेंट हो गया वो हो गया चाइना के ऊपर। तो सोचकर देखिए आप लोग यहाँ पर आज की डेट में जितना इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि ये गुलाम बन चुका है आज की डेट में चाइना का। चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका है कि डेट ट्रैप में आ चुके हैं। और आप लोगों को चाइना की पॉलिसी पता है, चाइना हमेशा हरकतें करता है, चाइना ने यही हरकतें पाकिस्तान के साथ में की है और यही हरकतें श्रीलंका के साथ में की है। चलो श्रीलंका के साथ में तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए वो हमारे साथ में आकर बात करना स्टार्ट कर दिए, पर लेकिन पाकिस्तान कहां जाएगा पाकिस्तान को तो दिक्कत देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे साथ में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए इशू देखने को मिलेगा। तो यार आप लोग ना अगर जिंदगी में अच्छा रखना चाहते हैं ना किसी को, तो हमेशा अपने परिवार को कम से कम बना के रखिए। और पाकिस्तान हमारी तो पार्ट था अब तक, अब अलग हो गया वो एक अलग बात है, पर लेकिन दुश्मनी बनाकर कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए भाई भाई में अगर प्यार रहेगा तो वो परिवार सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। जहां भाई भाई में लड़ाई होने लगी फिर पड़ोसी मजा लेते हैं हमेशा। तो यही कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान की सारी जो चीजें हैं आज की डेट में
वो गिरवी रख चुका है बेसिकली कहीं ना कहीं चाइना के हाथों में, और बहुत बुरी खस्ता हालत में पाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राइटर घुमा फिरा के यही कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान एक तरीके से इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से देख लो, चाहे आप लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से देख लो, तो चाइना सारे अपने हिसाब से चीजें लेकर वहां पर चल रहा है, यानी कि जमीन है पाकिस्तान की और दादागिरी चला रहा है चाइना। तो इस तरीके से पॉलिसी लेकर आने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग इकोनॉमी को ठीक नहीं करोगे, अपनी सोवरेनिटी को आप लोग सही से लेकर नहीं चलोगे, और रिलीजन से ऊपर उठकर आप लोग एजुकेशन पर, हेल्थ, इसी के साथ में सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं देखो और टेररिज्म से दूर नहीं हटोगे, तब तक ये चीजें नहीं सुधरने वाली है। तो ये है यहाँ पर मतलब बोला गया कि जिसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिक मूवमेंट बता रहे हैं, हमारे राइटर्स को बोल रहे हैं कि हिस्टोरिक मूवमेंट कुछ नहीं है, कुछ दिनों की खुशी आप लोग की, उसके बाद में फिर से वही चीजें करनी है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है और उस आदत को जब तक इंसान नहीं छोड़ेगा तब तक पैटर्न वही आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो किन दो पॉइंट को कनेक्ट करता है? ठीक है, लेकिन एक चाइना के अंदर कौन सा पॉइंट है और पाकिस्तान के अंदर मेनली कहां पर है? बेसिक चाइना वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और बहुत सारे अच्छे से बच्चे जो हैं काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, काफी अच्छा मुझे लगता है। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करो यार, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा, और एक दूसरे के कमेंट पढ़ा करो और भी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाला है, काफी डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और सिलेबस के यहाँ पर आप लोगों को जीएस पार्ट के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारी सोसाइटी के ऊपर काफी इंपैक्ट इसका पड़ता हो आप लोगों को नजर आएगा। तो इसके चलते ग्रोथ के अंदर ये बेसिकली तीसरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा भी आ जाएगा। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर व्यापार मिल रहा है, उसके बारे में बात करें, जीएसटी के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में अगर बात की जाए जीएसटी के बारे में, तो हर जगह ये ऐसे आर्टिकल आप लोग के कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, अभी हमारे देश में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, तो उसके चलते ये बात की जा रही थी कि जो हमारी कंट्री में टेक्सटाइल ये उद्योग है, इनके कपड़ा उद्योग है, कपड़े बनाने वाला सिस्टम है, उस पर टैक्स को बढ़ाकर 12% से, मतलब 5% से 12% कर दो। पर लेकिन ये इनका मुद्दा जो था वो सक्सेस नहीं हो पाया, और इसको अभी यहाँ पर इनके द्वारा 2022 तक इसी पैटर्न में रखने की बात कर दी गई। तो ये मुद्दा था यहाँ पर। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कहां पर हम लोग ये इस तरीके की हम लोग आज के डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते हैं, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री हम लोग कहां पर लगाते हैं, ये वही कपड़ा है जब आप लोग जाकर शानदार तरीके से मॉल के अंदर देखते हो तो ये यहीं से निकल के आता है। तो पूरा प्रोसीजर चलता है, पहले कपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल जो रहता है, कपास ले लो या फिर सिल्क ले लो, या फिर आप लोग जो ऊन होती है उसको ले लो, वुलन, देखिए जो वुल होती है। तो हमारी कंट्री में खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां कहां पर क्या पाया जाता है, तो कॉटन वाला जरूर आप लोग याद रखिए, कम से कम कॉटन वाला एरिया आप लोग यहां पर देखते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा। यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हो गया इधर। ठीक है, तो काफी सारा एरिया यहाँ पर कॉटन, कुछ आप लोगों को इधर भी देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल की साइड में, और कुछ आप लोग यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम आप लोग को गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कॉटन देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी कॉटन जो है ज्यादा पैदावार होगा, उसी तरीके से कॉटन की इंडस्ट्री वहीं पर ही आप लोगों को काफी ज्यादा नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो रो फाइबर आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, फिर उसकी स्पिनिंग करते हैं, जैसे चरखा नहीं चलाते थे उससे फिर आप लोग प्रॉपर टे में उससे आप लोग धागे निकालते हैं यार्न करके। ठीक है, तो वेविंग की जाती है यहाँ पर, इसी के साथ में निटिंग की जाती है, फिर यहाँ पर फैब्रिक निकल के आता है, जिस फैब्रिक को आप लोग फिर डाई वगैरह करते हैं, कलर लगाते हैं, और फिर गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनते हैं आप लोग के। तो इस तरीके से यहाँ पर कपड़े आप लोग के पास में पहुंचते हैं। तो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू जो ये पूरा प्रोसीजर चल के आता है जब हमारे देश में कपड़े बनते हैं, तो यहाँ पर वो कपड़े का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट में क्या लेवल है। यानी कि जहां पर अगर बात करें, अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं, रॉ मटेरियल कैसा निकाल कर लेकर आए, क्या वो आसानी से मिल पा रहा है हमारे देश में, क्या अच्छा खासा अवेलेबल है, उससे डिपेंड करेगा। फिर ये जो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी सस्ती आ रही है, यानी कि लेबर सारा काम करेगी, अगर लेबर महंगी होगी तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। फिर जो कपड़ा आप लोग मार्केट में लेकर जा रहे हो फाइनल डेस्टिनेशन पर, उस पर टैक्स आप लोग क्या लगा रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो तब जाकर आप लोग के सामने एक जो भी कपड़ा आप लोग खरीदते हैं उसका प्राइस तैयार होता है। तो ये जो कपड़े का प्राइस तैयार होता है, अगर यहाँ पर सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर अगर इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ये महंगा हो गया, बहुत ज्यादा ये चीजें होगी, तो बहुत सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते दिक्कत ये रहती है कि सारी चीजें जो है वो एक पैटर्न में चलनी चाहिए, वरना दिक्कतें आप लोगों को देखती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो अब इसके बारे में समझते हैं। कुछ पहले हिस्ट्री की कुछ चीजें आप लोग समझिए। 1818 में सबसे पहले हमारी कंट्री में मॉडर्न मिल जो स्टेब्लिश किया गया था, ये था फोर्ट ग्लोस्टर नियर कलकत्ता, जो हालांकि सून क्लोज हो गया था हालांकि, पर लेकिन सबसे पहला आप लोग इसके बारे में याद रखें, कोलकाता में सबसे पहला मिल हमारे कंट्री के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में फिर आगे 1854 में यहां पर देखिए क्या होता है, हमारे देश में ना नॉर्मली रॉ मटेरियल निकाल के अंग्रेज अपने वहां पर ले जाया करते थे, हमारे यहाँ पर ज्यादा सामान बन नहीं पाते थे। तो इसके चलते बाद में चलकर जब दिखने लगी कंडीशन खराब हो गई, तो इसलिए आप लोगों को पता है 1857 की जब क्रांति हुई, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसके चलते कई सारे लोग हमारे निकल कर आए अलग अलग तरीके से, और उनके द्वारा अपना अपना काम किया गया इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए।
उन्हीं में से ही एक पारसी एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था क्वासिजी दाबार। ये इनके द्वारा यहाँ पर फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल ये यहाँ पर स्टैब्लिश की गई मुंबई के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में फिर आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा शाहपुर मिल यहाँ पर 1861 में देखने को मिली। इसी के साथ में कालिको मिल आप लोगों को 1863 में देखने को मिली, सेटअप इन अहमदाबाद, ठीक है। इसी के साथ में फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई और यहाँ पर 1870 के पास में अगर आप लोग जाएंगे रियल एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 60% ऑफ कोसेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अकेली यहाँ पर मुंबई के अंदर लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो क्यों देखने को मिलेगी, ये इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉटन नजर आएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, अगर आप लोग देखोगे कि जहां पर रॉ मटेरियल होता है नॉर्मली वहीं पर ही इंडस्ट्री बनाई जाती है। इससे फायदे कई सारे रहते हैं। एक तो रॉ मटेरियल को वहां से निकालकर कहीं दूर ले जाने में दिक्कत नहीं रहती है, आसानी से सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आप लोगों का ऐसे हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं, इवन दूसरी इंडस्ट्री का भी अगर लिखने के लिए कुछ आ जाता है ना आप लोग यहाँ पर, मान लीजिए आप लोग को गन्ने के बारे में बात करना है, गन्ने के मिल के बारे में बात करना है, तो उससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक में जो है आप लोगों से यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल के बारे में। तो टेक्सटाइल और गारमेंट यानी कि जो कपड़ा उद्योग है हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर जॉब प्रोवाइड कराता है तो है टेक्सटाइल और यहाँ पर ये कपड़ा उद्योग, ये आप लोगों को जानना है क्योंकि हर एक इंसान के बदन पर कपड़ा होना जरूरी है, ठीक है। वो एक अलग बात है यहाँ पर कि कई बार कई सारे लोग जो हैं बेचारे भूखे रहते हैं, भिखारी रहते हैं, उनको कपड़े ढंग से नहीं मिल पाते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई जोड़ी आप लोगों के पास में कपड़े होंगे सर्दी के भी और गर्मी के भी। तो ये कहीं ना कहीं इतने सारे कपड़े हर एक पर्सन के पास में सोने के, ओढ़ने के, सोल, मोजे, मतलब जूते, कब उसके अंदर सॉक्स, मफलर, जैसे केजरीवाल साहब जी जैसे, ठीक है। मतलब मजाक में था, सीरियस मत लेना, कई सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं जो नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते हैं। केजरीवाल साहब बहुत मेहनती, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है, एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है और अच्छे इसलिए लगते हैं मुझे क्योंकि एजुकेशन पर फोकस दे रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन किसी सोसाइटी को अगर मिल जाएगी, उस सोसाइटी को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन पे सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर वैसे तो हेल्थ पे पहला होना चाहिए, पर लेकिन एजुकेशन अगर पढ़ेगी कम से कम इंसान समझेंगे तो सही चीजें, पहले हेल्थ आता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जब आप लोग देखेंगे ना, उसमें भी हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले रखा गया है। पहले हेल्थ होगी क्योंकि जब हेल्थी रहेगा इंसान तभी तो एजुकेशन लेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो भूखमरी जो है उसको मिटाने के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है, लगभग 45 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, यानी कि 450 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं 4.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर जॉब जो है यही वाला सेक्टर प्रोवाइड कराता है। और हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर जो कि काम करती नजर आती है। और ट्रेडिशनल तौर पर जुलाई देखे होंगे गांव में, हालांकि आज की डेट में तो ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, पर ये छपाई बुनाई क्या करते थे, मुझे अब भी याद है जब गांव में रहा करते थे हम लोग वहां पर, तो एक पड़ोस में थोड़ा सा आगे चलकर एक जुलाई हुआ करते थे, तो वहां पर छपाई करना, वो ठप्पे से मारते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें काफी हमारी कल्चर का पार्ट थी और हमारी कंट्री के बनाए का कपड़े इतने शानदार हुआ करते थे कि विदेशों में भी उनकी डिमांड हुआ करती थी। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारी कंट्री का जो ये एरिया है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब छोटे छोटे कोई अपने घरों में दुकानें खोल के बैठ गए छोटी छोटी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये नजर आएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, बड़ी बड़ी मिल हो गए, बड़ी बड़ी मशीनरी इस तरीके से लगाकर काम करना प्रॉपर वे में, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक कैटेगरी में आता है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ये कुछ ऐसे डेटा है जिनको आप लोग रख लेना इकट्ठा करके, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उस ग्रुप के अंदर भी, टेंशन मत लेना, ठीक है, जो कि SLV पीडिया के नाम से बना है। तो वहां पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, तो उसमें भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आते जाते भी पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। और इसी के साथ में एक और छोटी सी बात यार, रुकिएगा एक मिनट, आप लोगों की कंबाइंड जो PDF है मैंने वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है सारी, जो भी आप लोगों की दिसंबर की थी कंप्लीट, जो नैनो की और हिंदू की दोनों की मैंने प्रोवाइड करा दी यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देख लेना जाकर। अब यहाँ पर 3 ग्रुप हैं आप लोगों के पास में, एक तो SLV पीडिया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर जो ग्रुप देखने को मिलेगा वो है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली आंसर राइटिंग करनी है। तो जहां जहां पर जो ग्रुप मैंने प्रोवाइड कराए वहां पर वही काम करना। जैसे कल मैंने आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। सैटरडे में आप लोगों को निमन देता हूं, उसको आप लोग अटेम्प्ट करना। और इसी के साथ में PDF आप लोगों को सारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये 3 ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप नहीं है जो मैं चला रहा हूँ। दुनिया भर के और फेक ग्रुप मिल जाएंगे SLV के नाम से, तो उनको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी एक क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा मैं आज के ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, और एक पुराना जो UPSC से पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो इंडिया को बात की जा रही है कि इंडिया नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर टू मेक इट कॉम्पिटिटिव सेक्टर विच इज मॉडर्न, सस्टेनेबल और इसी के साथ में इंक्लूसिव। तो डिस्कस करना है आप लोगों को यहाँ पर, ये यानी कि कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि सामने पता चला कोई आगे निकल गया तो ऐसे ही थोड़ा ना किसी को आगे निकलने देंगे। तो इस तरीके से अगर कोई आएगा तो उसको मुखी सिखाई जाएगी अच्छे से,
तो वो काम करना है यहाँ पर। सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा हो कि लोगों को ज्यादा लंबे समय तक टिका रहे और लोगों को प्रोवाइड कराए जॉब, और इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चला जाए, तो सबके साथ सबके विकास वाला। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, और उसी पैटर्न में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये बेसिक मैंने बता दिया कहां से हमारी कंट्री में कहां पर रॉ मटेरियल है, कहां से चीजें निकल कर आई, किस तरीके से यहाँ पर चीजें बनती है। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होती है वो बता दी। अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो हमारी कंट्री में 2.3% का ये इंडियन जो जीडीपी है, इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब जीडीपी हमारी कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस आप लोग प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल बाउंड्री के अंदर, उसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ से टेक्सटाइल सेक्टर से। 12% एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्री में होता है, जो कमाई होती है वो इसी से निकल कर आता है, कपड़े बाहर हम लोग बेचते हैं। और इंप्लॉयमेंट लगभग मोर देन 21% टोटल जितना देश में व्यापार यानी कि एक तरीके से लोगों को जो मिलती है वो इसी सेक्टर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोगों को पता है 50% के करीब जो जॉब हम लोग कहां से लेते हैं, वो एग्रीकल्चर से लेते हैं, और 21% के करीब जॉब आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, पहले नंबर पर एग्रीकल्चर और दूसरे नंबर पर यहां पर हो गया ये टेक्सटाइल वाला एरिया। अगर बात करें, इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल जो टेक्सटाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि 6% है ग्लोबल शेयर का, तो इसमें बढ़ाने की बात की जाती है। इसी के साथ में जो फंक्शनल फैब्रिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसमें भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग काम करते हैं। देखिए होता क्या है, कई सारी चीजें हैं, जैसे आज के मैं बात करूं से आप लोग गाड़ी जो होते हैं उनके अंदर जो गद्दियां बनाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी जैसे हैंडल हो गए, उसके ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह नहीं, वो रबर वगैरह चढ़ाई जाती है, तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके की चीजें जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आ जाती है, तो उनको यूज करने की बात की जा रही है। तो अलग अलग है जो यूज करते हैं हम लोग इनको। इंजीनियरिंग में अगर बात करें, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, इस जैसे ग्लव्स वगैरह आप लोग देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की जो ड्रेस बनती है वो सारी बातें बोल सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करें, अभी हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो आर्मी है उसके लिए कुछ ऐसे कपड़े बनाए कि वो सर्दी में भी उनको एंजॉय कर सकते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को न्यू जेनेसिस वाली वीडियो आती है जो शाम को 8:30 बजे, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से वो। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनको आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है वो आप लोग को इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप लोग आज के लिए बात करें, 95% जो वर्ल्ड हैंड वूवन जो फैब्रिक है वो इंडिया से निकल कर आता है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। अभी कुछ बातें अगर मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करूं, ये इंपॉर्टेंट होगी, जिनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कई सारे चैलेंज है हमारे सामने, तो 7 चैलेंज है, अगर लिख दोगे तो एग्जाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे एक जगह, ठीक है। तो बात की जा रही है चैलेंज के बारे में, तो यहां पर हाईलाइट किया जाता है फ्रेगमेंटेड, मतलब हमारे देश में हाईली फ्रेगमेंटेड है। यहां पर एक तरीके से फ्रेगमेंटेड का मतलब टूटी हुई, कहीं एक कोई बैठा हुआ काम कर रहा है, कहीं दूसरा कर रहा है, ऐसा नहीं कि सब चीजें एक जगह है और अलग अलग तरीके से सारे काम कर रहे हैं। कोई पुराने बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो किसी के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, हाथों से ही काम चला रहा है, माने गांधी जी की तरह चरखा काटना। तो वो तो ज्यादा देखिए, वैसे तो अच्छी चीज है, चलो अपना काम कर रहे हैं, पर लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है ना, तो वो समझना पड़ेगा। टैक्स स्ट्रक्चर काफी खतरनाक है, अभी 12% अगर टैक्स स्ट्रक्चर आप लोग बढ़ा दोगे तो कल को चलकर काम कैसे चलेगा। बांग्लादेश में काफी सस्ता मटेरियल निकल कर आता है, तो उनके साथ में हम लोग कंपीट ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में, बांग्लादेश का सामान मार्केट में भरा हुआ नजर आएगा। लेबर वेज काफी ज्यादा बढ़ रही है फिलहाल आज की डेट में, यानी कि अगर लेबर वेज बढ़ जाती है तो इससे प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए आज के दिन में कोई कपड़ा बनाना है, एक कपड़े को बनाने के लिए अगर किसी वर्कर को जो है उसको 50 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, तो 50 रुपए दिए जाते हैं, तो इसका मतलब पहले 50 रुपए दिए जाते थे, अब 100 रुपए दिए जाने लगे। अब उस वर्कर को जो 150 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए वो कौन देगा, मालिक थोड़ी ना दे रहा है अपनी जेब से। अब आप लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे, आपकी जेब से कटेगा वो पैसा। तो इस तरीके से लेबर की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्केट में कपड़े का प्राइस बढ़ेगा, और कपड़े का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाता है तो बांग्लादेश वाला कपड़ा जो है सस्ता है, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट काफी सस्ती है, तो उनका कपड़ा जो है हमारे जैसे कपड़े की क्वालिटी का रहेगा, पर लेकिन फिर भी 50 रुपए सस्ता आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट में जब आते हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में एक्सपोर्ट काफी कम है हमारा, यहाँ पर काफी लंबे समय से स्टैग्नेटेड है, ठीक है। तो लगभग 40 बिलियन लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लास्ट 6 ईयर से, तो यहीं पर ही टिका हुआ है, ज्यादा अच्छे लेवल पर बढ़ी नहीं रहा है। स्टैग्नेशन मतलब होता है रुका हुआ, स्टैग्नेंट, ठीक है। तो ऐसे शब्द आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेड हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, तो ये तो आप लोगों को इकोनॉमी में बात करें तो स्टैग्नेंट जो वर्ड है वो कई बार आता है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, यानी कि रुकी हुई है, ठीक है। लैक ऑफ स्केल, यानी कि हमारी कंट्री में लगभग आप लोगों को मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी भी हम लोगों ने ये बनी बड़ी बड़ी हम लोगों ने इंडस्ट्री बना रखी है, 100 के करीब मशीन देखने को मिल जाएगी। जबकि बांग्लादेश में आप लोग जाएंगे एक ही उसमें लगभग 50 के करीब मशीन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी एक फैक्ट्री में। मैं ऐसे बेसिकली बात कर रहा हूं, हमारी कंट्री में मैक्सिमम 100 मशीन आप लोगों को देखने को मिल गई, तो वहां पर आप लोगों को लगभग 500 के करीब मशीन देखने को मिलेगी, तो हमसे ज्यादा लार्ज स्केल पर वो कपड़े बना रहे हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट 2000 से लेकर 2019 तक एफडीआई जो है वो ओनली 3.41% आप लोगों को, वो 3.41 बिलियन देखने को मिला, तो बहुत ही कम है। आप लोगों ने अट्रैक्टिव बना ही रखा है, इसलिए कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने आता ही नहीं है, तो ये सोचने वाला मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है।
इसी के साथ में जैसे प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, जैसे स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है कॉटन, तो उसकी वजह से यहां पर देखने को मिलेगा तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। इसी के साथ में मशीनरी पुरानी हो चुकी है तो प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ पाती है। पावर सप्लाई बार बार कट होती रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर इफिशिएंसी नहीं आ पाती है, वो लॉस हो जाता है। उन्हें आप लोग पढ़ने बैठे बिजली चली गई, तो आप लोग का मन था पढ़ने का तो बिजली चली गई, वो अलग बात है कि आप लोग का मन कई बार होता नहीं है। ठीक है, मन बना लो यार, अब तो वैसे भी एग्जाम पास में आ रहे हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 5 महीने बचे हुए हैं आप लोग के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे से लगे रहो, या फिर बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम बड़ा है छोटा होता है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन काफी देखने को मिलेगा, सिंथेटिक जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसके चलते यहाँ पर कंपटीशन रहता है, तो वो सस्ते में प्रोवाइड करा के चले जाते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट, एक तरीके आज के डेट में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, बाहर के जो लोग हैं वो आके अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो इसके चलते कल को हम लोग यूएसए में अपना सामान बेचते थे। ठीक है, और पता चला बांग्लादेश यूएसए में जाकर सामान बेच रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है, तो हमारी मार्केट तो खत्म हो गई ना बांग्लादेश में। अब यूएसए में, तो बांग्लादेश ने यूएसए की मार्केट पकड़ ली। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो ये काफी बड़ा कॉम्पिटिशन आप लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं कुछ इसके ऊपर, जी हाँ, कई सारे इनिशिएटिव आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। जैसे अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लेकर आई गई थी 2015 में, तो काम चल रहा है अभी आराम आराम से टेक्नोलॉजी को अमेंडमेंट क्या हो गया, सॉरी यार, कई बार ना ऐसा गला सा चिपक से जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है उसके बारे में। यहाँ पर जहां पर एक ही जगह पर सारी चीजें इकट्ठा करके बना देना, तो इससे और फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है SAMARTH यानी कि समझ, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर को और अच्छे लेवल पर आगे ले जाने की। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने की, और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो ये काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग को आज के डेट में अपना सिलेबस अच्छे से उठाना है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, और इसी के साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितना सीरियस आप लोग होना है, उतना सीरियस आप लोग हो नहीं रहे, पर लेकिन पढ़ तो रहे, इसका मतलब ये तो नहीं आप लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, पर लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है, जितना कंपटीशन बनाए रखने के लिए काम करना है उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, मेजर इनिशिएटिव और देखने को मिलेंगे, पावर जो टैक्स रेट के बारे में बात, वो एक तरीके पावर जो टैक्स इंडिया के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर, अगर आज की डेट में आप लोग ब्रांडिंग के बारे में बात करें, तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे कंट्री में इतना नहीं किया जाता है। ठीक है, बाहर के कपड़े किसी के ऊपर एडिडास लिख दिया और नाइक लिख दिया, अगर मैं कल को बोलूं कि एसएलवी का कपड़ा निकलकर मार्केट में आ रहा है, ठीक है, एसएलवी नाम का उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, तो आप में से कितने सारे खरीदेंगे? एक साइड में एडिडास का रखा हुआ है, एक साइड में नाइक का रखा हुआ है, आप लोग बोलोगे कि यार नहीं ये तो अभी नया नया है, पता नहीं क्या बना रहा होगा, आप लोग हमेशा एडिडास या फिर नाइक के बारे में बोलोगे, भले इसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यही ठप्पा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली ये बनाते हैं, उस पर अपना ठप्पा लगाकर मार्केट में उतारते हैं प्रोडक्ट, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठप्पे की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, वो एक जो प्राइस होता है वो ठप्पे का पे करते हो आप लोग बेसिकली। ठीक है, वरना उसी क्वालिटी का कपड़ा सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं उस तरीके से, तो एक ब्रांड की बात करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो स्किल समग्र स्कीम है यहाँ पर, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करी, तो ब्रांडेड हमारे देश में होनी चाहिए। इसी के साथ में हमारी कंट्री की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जूट आई केयर करके 2015 में लॉन्च किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें जूट कल्टीवेटर के लिए। ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है, उनके ऊपर फोकस नहीं देते, कैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, और नेशनल टेक्सटाइल मिशन भी हम लोग लेकर आए, जिसमें आने वाले टाइम में कई सारे टारगेट हम लोग के द्वारा रखे गए कि डोमेस्टिक साइज जो है उसको 40 बिलियन से बढ़ाकर 50 बिलियन करेंगे 2024 तक का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। पोटेंशियल तो है सेक्टर के अंदर, रॉ मटेरियल भी है हमारे पास में और इसी के साथ में इंडस्ट्री भी है, तो दोनों को मिक्स कर प्रॉपर वे में और सही स्किल प्रोवाइड कराकर काम कर रहे हैं, और बल्ले बल्ले मजे लो फिर। मेगा, अब आप लोगों को मेगा अपैरल पार्क बनाने पड़ेंगे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रखनी पड़ेगी, यानी कि एक ही सिस्टम को अगर दो जगह यूज कर पा रहे हो तो क्या जा रहा है। जैसे हमारी कंट्री में ना आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक जगह इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, वही पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया को नीड है कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यार देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिनके बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से कवर कर दिया इसके बारे में यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल का एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया, कहां से निकल कर आता है, कैसे बनता है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या क्या चैलेंज है, अब पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में एक दूसरे के साथ में शेयर कर, एक दूसरे के साथ में अच्छे से उसको अटेम्प्ट करा करो, ताकि चीजें आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सको। ठीक है,
आगे चलते हैं, यहां पर एक आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हालांकि आर्टिकल जो है वो यहां पर अभी बात कर रहा है क्या, कि हमारी कंट्री में अभी ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को एक बार वो राज्य दिखा दूं कहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। एक तो गोवा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा मणिपुर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मणिपुर। ओके, तीसरा आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर पूरा हुहाकार चल ही रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला ही यहाँ पर अगर पार्लियामेंट में जाओगे तो 80 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के अंदर अगर आप लोग बात करो, जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, पार्लियामेंट में जाकर देखना आप लोगों के राज्य से कितनी सीटें हैं, ठीक है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कितने निकल कर आते हैं आप लोगों के राज्य से अंदर, जो कि पार्लियामेंट यानी कि संसद में जाकर बैठते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरव्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, देखता हूँ किस किस को पता है ठीक है। एक्जैक्टली किसको पता है बताना, कौन देखकर बता रहा है वो भी बताना। मतलब देखो, अपने आप से ना आप लोगों को थोड़ा सा नहीं कहते कि अपने आप से बेईमानी नहीं करनी है। आप लोगों ने कहीं देखकर बताया, गूगल पे सर्च करके बताया तो एक अलग बात है, वो भी आप लोग लिख देना। बाकी बताना कि किसको याद था रियलिटी में, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं आप लोगों को चीजें याद रहें, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए हमारे राज्य में ये चीजें। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ में एक नेक्स्ट जो है पंजाब, जहां पर आप लोग घमासान देख रहे हैं। तो टोटल ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कौन कराएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। तो मुद्दा ये चल रहा है कि यार कोविड-19 है, अभी बीमारी देखने को मिल रही है, सॉरी यार हिचके आ गई बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यहां पर अगर बात करेंगे तो ये मुद्दा आता है निकल के, किस तरीके से यहां पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाने हैं, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को यहां पर आर्टिकल देखने को मिलेगा कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर डिसाइड करेंगे चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब यहां पर बात करते हैं इलेक्शन कराने की, तो और भी कई सारे इश्यूज यहां पर निकल कर आते हैं कि यहां पर सब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सही तरीके से वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि नहीं है, बीमारी को फैलने से भी यहां पर रोकना पड़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर फिलहाल अभी यहां पर वो तो आप लोग बेसिकली जो चीजें हैं मैंने बता दी कि क्या क्या चीजें चलनी है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर अभी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं जिसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अभी बात यहां पर ये की जा रही है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 में आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान के अंदर में। हमारी कंट्री में किस दिन हम लोग आप लोग वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं, याद होगा ना, हम लोग बात वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी। क्यों 1950? क्यों? क्योंकि इस दिन जो है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और पार्ट 5 में, जो पार्ट 15 में जब आप लोग जाते हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर इसी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी कि कैसे इनकी फंक्शन होनी चाहिए, कैसे पावर होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है यहाँ पर वो है आर्टिकल 324, क्योंकि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में जो पावर आती है वो आर्टिकल 324 के हिसाब से आती है। बाकी आर्टिकल 325 में बोला गया कि नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन। एक क्लेम अगर किया जाए यहाँ पर कि किसी रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर उनको इंक्लूजन कर रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर एज है हमारे देश में 18 साल हो गई है भाई साहब, उसके हिसाब से आप लोग उनको पार्टिसिपेट कराओ, ठीक है। आर्टिकल 326 आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर बात करें तो एडल्ट सफरेज फॉलो किए जाते हैं यहाँ पर, यानी कि बोला ना अभी 18 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो डाल सकते हैं। तो चाहे पार्लियामेंट के बारे में बात करिए, चाहे स्टेट के बारे में बात करिए, तो ये आप लोगों की एज होना जरूरी है यहाँ पर। आर्टिकल 327 क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप लोग इलेक्शन से रिलेटेड हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों से याद रखिएगा जब पार्लियामेंट शब्द यूज कर रहा हूं, तो पार्लियामेंट के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इलेक्शन कहां पर ये कंडक्ट कराते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और कहां पर अभी स्टेट इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो बताऊंगा। तो कंफ्यूजन में आप लोग मत आना, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 328 कहता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि अपने लेवल पर अगर स्टेट के हाथ में पावर है, वो भी यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि देखिए जब हमारे देश में मान लीजिए अभी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे 5 राज्य के अंदर में, तो जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो कोर्ट जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो ये आप लोग के एग्जाम की तरीके से हो जाएगा। जैसे कोई एग्जाम था उसमें कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया, तो यहां पर वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराना है, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा यहां पर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बात ये की जा रही है कि बार कर दिया जाता है कोर्ट को इंटरफेयर करने से। जब कंप्लीट हो जाए मैटर उसके बाद में आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई साहब आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है, पर लेकिन स्टार्टिंग में बीच में नहीं आएगा, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आर्टिकल मैंने बता दिए। तो आर्टिकल 324 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात करते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल का काम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ जाती है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी।
कितने ऐसे राज्य जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है बताइए जरा। अब जम्मू एंड कश्मीर हट गया है तो आप पता होना चाहिए आप लोगों को कितनी एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेगा। देखिए जैसे वीडियो आती है ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर देने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक है। इसलिए बोलता हूं मॉर्निंग में दिन को जल्दी से स्टार्ट करो जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये कराता है यहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर स्टेट के जो इलेक्शन है वो याद रखिएगा, यहाँ पर वो कौन कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, तो सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर इनके साथ में 2 और आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर प्रेसिडेंट इसी के साथ में आगे रीजनल कमिश्नर भी बना सकते हैं जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ में डिस्कस करके कंसल्ट करके। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो रीजनल कमिश्नर मिलकर काम करते हैं और सारे यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के हिसाब से यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। 1950 से लेके अगर बात करें, याद रखें यहाँ पर आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कब से कब तक का हमारे देश में सिंगल इलेक्शन कमीशन की बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। 1 मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल इलेक्शन कमीशन की बॉडी बात करती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 1950 से लेके यहाँ पर 1989, ठीक है। तो ये याद रखेगा, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यानी कि 1950 से लेके 1989 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल बॉडी हुआ करती थी। उसके बाद में 2 कमीशन और ऐड कर दिए गए। रीजन क्या था? रीजन ये था पहले 21 साल एज थी और 18 साल कर दी उसको घटाकर। तो 18 साल जैसे ही की गई यहाँ पर तो ज्यादा जनता जो है वो वोट की कैटेगरी में आ गई, तो इसलिए ज्यादा बर्डन बढ़ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इसलिए मुद्दा हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पर, ये काफी डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, फिर कल आंसर बता दूंगा। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, बाकी जिसको नहीं पता होता है उसको अगले दिन मिल जाता है, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चीजें कुछ छूटेंगे नहीं, सारी चीजें अच्छे से कवर कराऊंगा। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब ये एज डिक्रीज की गई, ये आप लोगों को बताना है। तो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, हालांकि पोस्ट आगे यहाँ पर फिर से इसको बेसिकली वो कर दिया था, अबोलिश कर दिया था, आगे चल के फिर से यहाँ पर क्या करा, फिर से इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि आज की डेट में जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो आज की डेट में 1993 से स्टार्ट किया गया। मल्टी मेंबर बॉडी ही आप लोग को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, संविधान के अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, नोट प्रिस्क्राइब कितने मेंबर होने चाहिए और इसी के साथ में कैसे उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी। तो पार्लियामेंट ही यहाँ पर सारी चीजें जो है वो फॉलो करके चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर 3 काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का तो काम करते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाती है डेट, सारी पावर इनके हाथ में आ जाती है। एडवाइजरी का काम करती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट को, कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करती है। और क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी उसको बोलते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और जुडिशरी की भी पावर होती है, तो उसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में भी ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कुछ और बेसिक बातें बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि कभी टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा और फिर भी आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, अभी आप लोग आतुर हैं अंदर से, तो याद कर यहाँ पर सर्च कर लेना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय वीर, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, सारे आप लोग के चक्षु जो है वो खुल जाएंगे और सारी चीजें दूर हो जाएंगी, कंफ्यूजन, ठीक है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पर भी दे देता हूं। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे देश में केरला में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने पैजामे से बाहर न जाए, हरकतें उल्टी सीधी न करें, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया क्या, तो कोड ऑफ कंडक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये बात करें तो लोकसभा इलेक्शन जो थे यहाँ पर 1962 में, तो यहाँ पर इसके चलते आगे देखने को मिला कि आगे इसको इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको फॉलो किया गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर केरला थी सबसे पहले, फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो कराने की बात की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1962 के इलेक्शन में। पर 1991 में यहाँ पर पूरा अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। रिलीजन के बारे में उल्टी सीधे कोई कमेंट नहीं करेगा, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप लोगों का। अब इसको जाकर अगर थोड़ा सा और आप लोग खुद से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटी के अंदर मैंने लेक्चर पढ़ा रखे हैं काफी डिटेल में, ठीक है। तो वहां पर भी जाकर आप लोग रिवीजन करते रहो करो, और जब भी लेक्चर आप लोग पास का देखा करो ना, उसके नीचे जाकर डन लिख दिया करो। इससे मुझे भी पता चलता रहता है कि कौन कौन सा लेक्चर आप लोग देख रहे हो, तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे डन 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 बहुत सारे आ रहे हैं पॉलिटी के ऊपर, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, कई सारे तो ऐसे हैं एक ही दिन में 3-3 4-4 लेक्चर निपटा देते हैं। तो अच्छे से समझा करो और उसको लेकर अच्छे से चलो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर 2 स्कीम में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी इशू रिलेटेड टू वुमेन के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, तो बात करेंगे। बात की जा रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। तो पहले तो इस स्कीम के बारे में आप लोग को बता देता हूं क्या है। बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर मातृत्व शक्ति, राष्ट्र शक्ति, यानी कि माता की शक्ति आप लोग राष्ट्र की शक्ति बोल सकते हैं। तो अगर माँ अच्छी नहीं है, उसके जो पेट में पल रहा बच्चा अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो इसके चलते ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे देश में
2000 अगर बात करें 10 के अंदर में, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पुरानी स्कीम है काफी, फिर आगे चलकर इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी गई जब हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या फायदे यहाँ पर मिलने चाहिए और जच्चा और बच्चों को कैसे लेकर चलना है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 2013 में चेंज किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या है अगर बात करें तो कैश इंसेंटिव प्रोवाइड कराने की बात की जाती है महिलाओं को, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रेग्नेंट जो वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर दोनों को फॉलो किया जाता है, यानी कि वो महिला जो आज के डेट में बेसिकली प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, और एक वो महिला जो कि बच्चों को दूध पिला रही है, तो दोनों को कवर यहां पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखेगा। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर जो है उनको टारगेटेड किया जाता है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो है उनको यहाँ पर 2017 के बाद में जो फर्स्ट चाइल्ड उनका देखने को मिलता है, तो उस पर काफी फोकस रहा। इसी के साथ में मिस कैरेज अगर स्टिल बर्थ, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर देखने को मिलती है, तो इन पर भी फोकस किया गया। अब यहाँ पर वैसे 5000 रुपए दिए जा रहे थे, पर लेकिन जब यहाँ पर बात की गई यहाँ पर बेनिफिट के बारे में, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर 6000 रुपए आप लोग को देखने को मिला। तो ये स्कीम काफी इंपोर्टेंट थी। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारी चीजों पर फोकस किया है। एक तो अंडर नरिशमेंट कंटिन्यू आप लोग को देखने को मिलेगा वुमेन के अंदर, हमारे देश के अंदर में, ठीक है। एवरी थर्ड वुमेन जो है वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि प्रॉपर वे में उसको खाना पीना नहीं मिल पाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, और एनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार रहती है। इसी के साथ में अंडर नरिश्ड वुमेन आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि बेबी को अगर बर्थ देती है कोई ऐसी महिला, तो उसका वेट काफी कम होगा, और उसका वेट कम होगा बेसिकली महिला का भी वेट कम है और ऊपर से बच्चे का भी वेट कम है, तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। प्रॉपर एक हेल्दी बच्चा पैदा नहीं हो पाता है और पूरी जिंदगी फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पुअर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगी, काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, पूरी लाइफ साइकिल फिर प्रॉब्लम में निकल आती है। सोसाइटी में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से अपनी जो बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन कर पाती है महिलाएं, उनकी परिवार की कंडीशन अच्छी है। कुछ ऐसी है जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है टाइम पर, तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर चेकअप जो कराने वाली बात करते हैं, वो भी प्रॉपर अगर चेकअप नहीं हो पा रहा है, तो कई बार बच्चे जो है उनके अंदर डिफॉर्मेशन, मतलब एक तरीके से बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल है, आप लोगों को भी बताऊंगा उसके बारे में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। न्यूज एनालिसिस का पार्ट हालांकि वो, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जाती है कि किस तरीके से रिज्यूम करना है वर्क। जैसे कि बर्थ हो गया चाइल्ड का, तो उसी के बाद में काम करने लग गए। जबकि अगर यहाँ पर सेक्स अगर बात करते हैं, जैसे सेक्शन सी अगर लगता होता है, तो आप लोगों को पता है 6 महीने तक ये बोला जाता है कि बच्चे को माँ जो है वो दूध पिलाती रहनी चाहिए, ठीक है। और माँ का भी ध्यान रखना है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि जो टांके लगे होते हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं, कई बार उनमें दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि मतलब उसकी जो वाइफ थी, जब वो उसका प्रेगनेंसी के बाद में जब ऑपरेशन कराया गया, तो उसकी जो प्रेगनेंसी के जो टांके थे ना वो पक गए थे, ठीक है। तो उसमें दिक्कतें देखने को मिल जाती है, तो फिर से उसको वहां पर ऑपरेशन को फिर से करना पड़ा, काट कर फिर से उसको लगाना, उसके अंदर सफाई करना। तो ऐसे भी इशू देखने को मिल जाते हैं अगर केयर नहीं की जाती है तो ये इशू निकल कर आते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में फोकस देना होता है, तो ये भी रुक जाते हैं, यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना जो योजना है, ये फर्स्ट जो डिलीवरी के टाइम पर यहाँ पर बात की गई कि 5000 रुपए तक का यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराने की बात की गई, ठीक है। तो बेनिफिट जो प्रोवाइड करा जाए 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो कंडीशन जो है वो कैश ट्रांसफर के फॉर्म में देखने को मिली। स्कीम जो है इंश्योर करती है सेफ डिलीवरी के बारे में, और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट है कहीं पर गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल स्टेट के, उनको नहीं मिलेगा। क्यों यार, वो तो अच्छा खासा पैसा कमाई रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है, तो उनको ये फायदे नहीं मिलेंगे। तो ये मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बता दी है सारी चीजें, मैंने आप लोगों को समझाई इसके बारे में, पूरी स्कीम के बारे में। लेकिन दिक्कतें क्या आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई साहब, अगर यहाँ पर आप लोगों को इस स्कीम का फायदा लेना है, तो यहाँ पर ओनली पहले तो फर्स्ट बोर्न बेबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ठीक है, ओनली फॉर द फर्स्ट बोर्न, तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर आधार कार्ड लेकर आओ, हस्बैंड का मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कई सारे प्रूफ एड्रेस लेकर आओ, ये लेकर आओ, उसके साथ में कनेक्ट करो। फादर एंड मदर जो नीड है उनको सेपरेट अलग से, मतलब बहुत सारे, कहने का मतलब रटने नहीं है, कहने का मतलब ये कि इतनी सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा दिए गए। टोटल 6 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करने पड़ेंगे, 9 तरीके के यहाँ पर आईडीज वगैरह प्रोवाइड कराने पड़ेंगे आप लोगों को, ये तो कई सारी यहाँ पर आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराने हैं, तो एक तरीके से काफी टफ प्रोसीजर हो जाते हैं। चलिए पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप लोग ये काम कर लेंगे, पर लेकिन एक ऐसा तबका सोसाइटी का जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो उसी के चलते राइटर जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में इस स्कीम का बहुत सारे लोग जो है वो फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। मानिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 40% के करीब जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो बाहर छूट जा रही है इससे, आप लोग समझ रहे हैं, तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री जो यहाँ पर ये अभी मातृत्व वंदना जो योजना है, ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए यहाँ पर अभी ये इंप्लीमेंट की गई ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में, पहले सब जगह नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर 2017 से, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। डायरेक्ट बेनिफिट है, अकाउंट में पैसा आप लोगों को पहुंच जाएगा, तो ये है। इसी के साथ में टारगेटेड जो महिला है उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है, लैक्टेटिंग मदर, और इसी के साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये आप लोगों को देखने को मिला फर्स्ट चाइल्ड के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है।
यहां पर लेकिन आप लोगों को मैंने बताया एक्सक्लूड कर दिया गया जो गवर्नमेंट और वो एम्प्लॉय है। बेनिफिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कैश ट्रांसफर, ये 5000 मैंने आप लोगों को बताया। एलिजिबल बेनिफिशियरी आल्सो रिसीव इंसेंटिव अंडर जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो एवरेज यहां पर वुमेन को यहां पर लगभग 6000 रुपए ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से सपोर्ट ठीक ठीक प्रोवाइड यहां पर कराई जाती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, तो ये आप लोगों को एक जननी सुरक्षा योजना के बारे में बता देता हूं। मैंने बोला था 2 स्कीम कवर हो जाएंगी, तो उससे पहले पर एक बार समझ लीजिए कि गवर्नमेंट और भी कई सारे काम कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री ये मातृत्व वंदना योजना जो है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए लेकर आ रही है ताकि आसान हो जाए, ठीक है। पर लेकिन कई सारे लोग जो है जो चलाने नहीं जानते उनको दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। तो इनेबल किया जाए, ट्रैक किया जाए स्टेटस को क्या चल रहा है, पर लेकिन दिक्कत यह है कि उन तक चीजें पहुंचनी तो चाहिए, तो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 100% जो बात करें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके चलते अगर बात करें तो रिड्यूस करती है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, ताकि इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो सके, यानी कि वुमेन जो है वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल में जाकर कर सके, यानी कि हॉस्पिटल में जाकर कर सके। सेफ मदरहुड होना चाहिए, तभी तो नेशनल मिशन हेल्थ को हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसी के चलते जो आशा जो वर्कर है वो भी यहाँ पर काम करती है प्रमोशन करने के लिए इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। तो जननी सुरक्षा योजना यानी कि जो जननी यानी कि जो जन्म दे रही है उसकी सुरक्षा के बारे में ये योजना है, ठीक है। स्पेशल जो फोकस रहता है पुअर महिला के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारे राज्य में जो दिक्कत देखने को मिलती है जहां पर लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर काफी फोकस इसका दिया गया। पर अबोव स्टेट जो है यहाँ पर 2 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अबोव स्टेट हैव जो है जो नेम है लो परफॉर्मिंग, और इसी के साथ में स्कीम में रिमेन जो इसी के साथ में हाई परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कि काउंट किया जाता है कि कौन कौन कैसी परफॉर्मेंस यहां पर कर रहा है, तो उसके बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल कंप्लीट। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, स्कीम के बारे में टोटल डिटेल में मैंने बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में क्या स्कीम है, कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या दिक्कतें हैं, तो कौन सी है यहाँ पर स्कीम, दूसरी स्कीम कौन सी है इसी के साथ में, तो सारा डिटेल में आर्टिकल आप लोगों को कवर हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के लेकर इसको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं, ये आर्टिकल वैसे है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो यार ये आप लोगों को पता है अभी इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर काफी सारे इशू चल रहे हैं। वैसे तो अलग अलग सेक्टर में आप लोगों को इशू देखने को मिलते हैं, पर ये भी एक काफी बड़ा इशू बार बार निकल कर आता है। तो यहां पर आप लोग समझ रहे हैं अभी क्या किया गया था, बेसिकली चाइना के द्वारा 25 में से 11 जहां पर लिस्ट कवर की गई, यहां पर 25 में से जो 11 आउट ऑफ जो यहां पर एरिया है उसमें इनके द्वारा रीनेम किया गया चाइना के द्वारा नाम अलग अलग एरिया में। तवांग से लेके मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर इधर जाएंगे तो यहां पर अंजुआ और इसी के साथ में दिबांग वैली तक यहां पर इनके द्वारा हरकतें की गई। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बार बार ये इशू देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने कवर किया था, तो नोट्स मैंने सारे प्रोवाइड करा दिए क्योंकि वीडियो में अभी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हो क्या हो गया सर, तो थोड़ा सा मुझे अभी और भी कुछ कवर करना है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई दी हैं कि क्या क्या रिलेशन होने चाहिए, क्या क्या चीजें। तो इस कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं सारे, ठीक है। तो देख लेना इनको एक बार, ताकि यहाँ पर मैं आगे अभी यहाँ पर एक आर्टिकल और आप लोगों को कवर कर सकूं, ठीक है। तो इसके चलते वरना चीजें बच जाएंगी फिर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताई थी, तो ये पूरा एक नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखो यार, इसी के लिए लेक्चर थोड़ा सा लेट हो जाता है, जब आर्टिकल बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो दिक्कत ये देखने को मिलने लगती है कि यानी एक आप लोगों ने देखा होगा अभी तो पीपीटी जो बनाई जाती है, फिर ये इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों के पास में रिवीजन के टाइम पर सारी पीपीटी अवेलेबल रहे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार माइंड से निकल जाती है चीजें। एक तरीके से नहीं चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से कि पीपीटी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया करो रिवीजन के लिए, ठीक है। बात करते हैं अभी यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में बात की जाए तो यूपीएससी पेपर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं। तो 8 लाख इनकम होनी चाहिए रीजनेबल कैप, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। यानी कि अगर किसी को यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था उसके लिए 8%, उसके लिए 8 लाख यहाँ पर कैप होनी चाहिए। तो यही बोला गया था कि 8 लाख कैसे, गोवा के अंदर अगर कोई सिटीजन है उसकी तो 8 लाख बड़ी आसानी से उसको पैसे मिल जाते हैं, पर कोई बिहार के अंदर है तो 8 लाख उसके लिए बेसिकली दिक्कत की बात रहती है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कैसे डिसाइड किया 8 लाख आप लोगों ने, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने बोला कि ये 8 लाख जो है वो रीजनेबल कैप है, ये सही है, इसी को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा हमारे देश में 103वां संविधान में संशोधन किया गया था, 101वां जीएसटी के लिए था याद रखिएगा, और 103वां यहां पर ये था। तो यहां पर 103rd ये अमेंडमेंट किया गया 2019 में, जिसके चलते 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया हमारे देश में। तो आर्टिकल 145 एक तरीके से यहां पर पावर देता है कि यहां पर 5 जज की जो बेंच है वो बैठती है यहां पर एक तरीके से किसी भी मैटर को सोल्व करने के लिए। और आर्टिकल 143 जो है यहां पर ये कंसल्टेशन की बात की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ में जब यहां पर प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते यहां पर इसको रिव्यू करने की बात अभी की जाएगी, तो फिर से न्यूज में आएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, बाकी
यहाँ पर क्रीमी लेयर उससे निकल जाएगी बाहर अगर 8 लाख से ज्यादा इनकम है किसी की, वो सारे मुद्दे वो चलते रहते हैं। तो फिर से यहाँ पर जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं एडिटोरियल में काफी डिटेल में आएगी, तो और अच्छे से आप लोगों को कवर कराऊंगा जैसे अभी टॉपिक कवर कराता हूँ, ठीक है। तो एडिटोरियल का फायदा ये रहता है कि ताकि आशाम दाम दर सारे आप लोग एक तरीके से साइड में कवर हो जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंसस और एनपीआर के बारे में। अभी बात की जा रही है फर्स्ट फेज जो है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है सेंसस के बारे में। तो उसी के बारे में आप लोग समझिएगा क्या क्या चीजें, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मुद्दा अभी यहाँ पर ये बताया गया कि जो सेंसस है हमारे देश में उसका फर्स्ट फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंसस का फर्स्ट फेज जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है एनपीआर डेटा जो है वो कलेक्शन है उसको डिफर अभी कर दिया गया है। देखिए कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, कोविड-19 के चलते इशू चल रहे हैं और भी कई सारे इशू हैं, तो उनको अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसस के बारे में अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं तो कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। सेंसस नॉर्मली आप लोग जिसको आप लोग जनगणना बोलते हैं, तो हमारी कंट्री में ये कौन कंडक्ट कराता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जनगणना यहाँ पर कंडक्ट कराता है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कब बनाया गया था यहाँ पर बेसिकली पोस्ट जो थी ये 1949 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे पहले जो थे हमारी कंट्री में ये कंडक्ट कराया जाता था किसके द्वारा, ये अंग्रेज अपने हिसाब से लेकर चलते थे। सारे सेंसस जो है 1951 से लेके जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंसस इंडिया एक्ट है हमारी कंट्री में, एक सेंसस इंडिया एक्ट यानी कि एक एक्ट लाया कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई 1948 में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये चीजें कंडक्ट कराई गई और उसी से यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये भी निकल कर आया, ठीक है। अभी जो हमारी कंट्री में जो भी यहाँ पर सेंसस है, अभी सबसे लेटेस्ट सेंसस कौन सा है, 2011 का है। अभी जो नेक्स्ट सेंसस आएगा वो आएगा हमारे देश में कौन सा, 2021 का, ठीक है। आना तो 2021 में था पर लेकिन कोविड-19 ने सारी चीजें इधर उधर कर दी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 15वां जो नेशनल सेंसस है वो आप लोगों को देखने को बेसिकली मिल रहा था 2011 का। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो आप लोगों को 16वां सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आजादी के बाद अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर ये 7वां था, अभी यहाँ पर 8वां आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे अगर बात करें 1872 से हमारे देश में एक प्रॉपर सेंसस का सिस्टम जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर बात करें पुराने टाइम पर भी ऐसा नहीं कि सेंसस अंग्रेजी लेकर आए हमारे देश में, पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा ऋग्वेदा के अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। ये बहुत पुराने टाइम पर हमारे देश में कौटिल्य जो हुआ करते थे उनके द्वारा भी सेंसस के बारे में बात की गई है कि जनता को काउंट करना चाहिए, तभी उनके बारे में हम लोग बेसिकली स्कीम बनाएंगे। इसी के साथ में मुगल जो अकबर थे किंग, ठीक है, अकबर मुगल, तो उनके द्वारा आईने अकबरी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आईने अकबरी जो थी उसमें यहाँ पर जनगणना के बारे में मेंशन है। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में सेंसस लाया गया, तो ये कंफ्यूज मत होना। हालांकि अगर बात करें पहला जो हमारे देश में जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था ये 1830 में कराया गया था, पर लेकिन ये जो सेंसस था ये 1830 में, ये ओनली ढाका जो कि आज बांग्लादेश में, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है। तो यह आज पूरे देश में तो कंडक्ट कराने गया, तो इसलिए छोटा सेंसस था वहां पर समझने के लिए चीजों को। इसी के साथ में सेकंड जो सेंसस फिर आगे चल के यहाँ पर हुए जो कि यहाँ पर कंडक्ट कराया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे ना उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1836 के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 37 के करीब, तो ये कंडक्ट कराया गया। पर लेकिन कई सारे सेंसस ऐसे नॉन सिंक्रोनस, आज यूपी में करवा दे, कल को बिहार में, परसों को उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे चल रहे थे। पर लेकिन जो प्रॉपर सेंसस यहाँ पर कराया गया, फर्स्ट जो सेंसस निकल के आया वो था 1872 का, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर कौन थे वाइस राय, ये थे लॉर्ड मायो। तो म्याऊ म्याऊ करके सेंसस करा दिया, ठीक है, म्याऊ म्याऊ, ओके। तो इसके बारे में देख लेना, याद रख लेना थोड़ा सा। ये था एंड ये भी यहाँ पर सेंसस जो था वो सिंक्रोनस सेंसस नहीं था, ठीक है। पर लेकिन फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस सारे देश में एक साथ में कराया गया तो थे यहाँ पर, ये थे डब्ल्यूसी प्लोवेडेन, ठीक है। तो इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया और ये सेंसस कंडक्ट कराया गया ये था प्रॉपर 1881 का सेंसस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से चीजें आगे चली, तो यहाँ पर ये चीजें आगे चलती रही। फिलहाल जो सेंसस के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर बात करें हम जो आज तो इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, अभी आप लोगों को पता है 2011 के सेंसस में हमारे देश में ओनली मेल और फीमेल हुआ करते थे, पर 2021 के सेंसस में अभी आप लोगों को ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थर्ड जेंडर अभी यहाँ पर अलाउ किया गया। तो ये एक और यहाँ पर मुद्दा भी आप लोगों को नजर आएगा, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। इंपॉर्टेंट है जो चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो एक का मतलब है कि अभी यहाँ पर थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसी के साथ में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और बता देता हूं। अभी जो ये डेटा है 2024 से लेके 25 तक का हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, जो ये जनगणना है। क्योंकि कोविड-19 के चलते दिक्कतें देखने को मिली। एक और सेंसस याद रखिएगा जिसको कास्ट डेटा कलेक्शन आप लोग बोलते हैं, इनके कास्ट सेंसस बोलते हैं। तो कास्ट सेंसस भी यहाँ पर हमारी कंट्री में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। और ये लास्ट टाइम जो है हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था वो 2011 में हमारे द्वारा बेसिकली इकट्ठा किया गया था, ठीक है। पर लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया सोसाइटी की चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये कुछ बेसिकली चीजें हैं जो मुझे लगा आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी आगे आर्टिकल आते रहेंगे यार, उसके बारे में वो डिटेल में डिस्कस करता रहूंगा, टेंशन मत लेना। ये सारी चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में। एक छोटी सी बात और रहेगी यहाँ पर, 1931 में जो था ये याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में जो कास्ट सेंसस था पहली बार 1931 में ब्रिटेन के द्वारा काउंट, मतलब जो अंग्रेज थे उनके द्वारा काउंट किया गया था। अभी फिलहाल 2011 में काउंट किया गया, ठीक है।
तो ये पूरा आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है जो पुलिस है वो कई सारी ऐसे ऐप है जैसे कि बुली बाई हो गया, इसी के साथ में सुली डील हो गया। तो जो खासकर मुस्लिम वुमेन होती है उनको बेसिकली उस ऐप पर यहाँ पर गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, खरीदने बेचने की बात की जाती है मुस्लिम महिलाओं को। तो ऐसे कई सारे ऐप जो है वो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के द्वारा अभी यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है। तो ऐसे घटिया ऐप भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में बात की जा रही है। ये छोटा सा इसकी एक आइडिया आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर फर्स्ट पेज पे था। लेकिन जब फर्स्ट पेज कवर करने का मतलब ये होता है कि वहां पर आप लोगों को पेज 8 पर भी आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ओवरव्यू रहता है फर्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट पेज अगर आप लोगों ने कवर कर लिया इसका मतलब ये है कि आधा न्यूज़पेपर आप लोगों को कवर हो गया, ठीक है। क्योंकि उसी के पास में देखोगे पेज आज पर भी न्यूज है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश से मेरठ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी बनाई जा रही है, जिसमें लगभग मुझे लग रहा है 700 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं तो आप लोगों को पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया था, जिसमें जो प्राइज है यहाँ पर लगभग 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो खेल जो हॉकी के जादूगर बोला जाता था ध्यानचंद जी को, इतना जानदार तरीके से उनके द्वारा प्रैक्टिस की गई थी और काफी सारे गोल, लगभग 400 के करीब गोल उनके द्वारा लगाए गए। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और इसी के साथ में 1928, 1932 और 1936 में इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई गई और हमारी कंट्री के द्वारा बहुत सारे गोल जीते गए। ध्यानचंद जी जो थे यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यानचंद अवार्ड जो था ये 2002 में इंस्टीट्यूट यहाँ पर किया गया। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में ध्यानचंद जी के नाम पर रीनेम किया गया था 2002 में। और नेशनल स्पोर्ट डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, वो भी ध्यानचंद जी के नाम पर ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ध्यानचंद जी जो थे वो 29 ये यहाँ पर अगस्त को पैदा हुए थे, इसलिए 29 अगस्त जो है हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर और जैसे कि प्रेस्टिजियस जो खेल रत्न अवार्ड है, यहाँ पर अर्जुना अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, और ध्यानचंद ये यहाँ पर याद रखिएगा ये कई सारे अवार्ड है, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको मैं पोस्ट कर दूंगा, ये आप लोगों के रिवीजन के लिए काम आएगी, और जो एसएलवी पीडिया वाले टेलीग्राम पर भी मैं इनको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और देखिए लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो आप लोग उसको जरूर लाइक किया कीजिए, इससे मुझे फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है कि यूट्यूब जो वीडियो को जो नेगेटिव तरीके से देखता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो रिपोर्टिंग होती हैं, तो आप लोगों का एक काम रहता है कि आप लोग आते ही वीडियो को लाइक कर दे करो, और कोई भी अगर अच्छा लगता है आप लोगों को ये वीडियो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं तो शेयर करना है, और नीचे कमेंट में जो भी आंसर आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोग दिया करो, ठीक है। क्योंकि अभी 2-3 दिनों से आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो बार बार जो येलो डॉलर आता था वो सारी चीजें जो नहीं एक तरीके से उसको रोक देना वीडियो को, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इसके द्वारा भी कुछ कम की गई है, तो इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा लगा। अरे हाँ, एक इंटरेस्टिंग मुझे अभी एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, बोल रहा है कि सर एक वीडियो आपने अपलोड की थी जो नहीं हरनाथ सिंधु के बारे में, उसका जो नोटिफिकेशन है उसको 11 दिन बाद आया। ये तो कुछ गजब ही हो गया, मतलब ऐसी भी हरकतें हो रही है ना, 11 दिन बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, पता नहीं कैसे हुआ, मैं पहली बार सुना ऐसा कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग था जो भी था। आगे बात करते हैं, तालिबान के बारे में बात की जा रही है। तो तालिबान बोल रहा है कि प्रॉमिस करता हूं कि भाई साहब जो एम्बेसी है उसको सेफ रखेंगे, आप लोग यहाँ पर चीजें आकर करो, स्टार्ट करो, तो इसी के चलते यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो देखते हैं कब तक ये चीजों को सेफ रख पाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अलाउ किया गया एक वुमेन को टर्मिनेट करने के लिए उसकी प्रेगनेंसी, जो कि 28 वीक की प्रेगनेंसी यहाँ पर हो चुकी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज में है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर ये नॉर्मली हमारी जो एक्ट है हमारे देश के अंदर में, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो मुद्दा है वो 24 वीक है, उससे फालतू नहीं है। इससे ऊपर अगर प्रेगनेंसी को किसी को टर्मिनेट करना है तो फिर चीजें जो है वो सदमे में आ जाती है, दिक्कत में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोच करा उनके द्वारा कोर्ट को, क्योंकि इनके जो बच्चा था उसकी जो एक तरीके से बच्चा जो था उसकी हार्ट बीट जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी ढंग से एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि उसकी हार्ट डिजीज लग रही थी वहां पर बच्चे को, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती थी, पता चला पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई। तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की बात यहाँ पर की जाती है। कुछ मैं आप लोगों को कंपेरिजन करा देता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। अभी हमारी कंट्री में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया हमारे देश में। पहले यहाँ पर क्या था, 20 वीक के लिए आप लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते थे, पर लेकिन अभी 24 वीक इसके लिए कर दिया गया, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर पहले अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यहाँ पर कराना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर 2 करेंगे अगर 12 से 20 तक आप लोगों को पहुंचना है। यहाँ पर भी अगर 20 से लेके 24 तक पहुंचना है, और मेडिकल बोर्ड बैठेगा अगर यहाँ पर 24 के बाद में पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर फाइन था, यहाँ पर एक तरीके से इंप्रिजनमेंट लगा दिया है अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से नहीं बच्चे को चेक कराते हैं कि क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में जब मैंने चेक किया तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे यूट्रस होता है, ठीक है। 23 वीक का ये फिटस होता है बेसिकली पेट के अंदर में,
तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको ना काट कर निकाला जाता है। तो बड़ी ही एक मतलब मैं क्या बोलूं, बस एक जीवन को खत्म करने वाली बात है। तो यहां से ऐसे नहीं जैसे बॉडी को डिफॉर्मेशन करके यहां पर काट काट कर निकाला जाता है। तो ये होता है एक तरीके से, क्यों? क्योंकि अगर बच्चा बेकार हो चुका है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है कि पता चला बच्चे की डेथ होगी, बाहर निकलती, तो मां को भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो पूरे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से कट कर करके पेट के अंदर से निकाला जाता है, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक तरीके से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब यहां पर ये, ठीक है। और काफी बड़ा एक बच्चा डेवलप हो चुका था, हाथ पैर गर्दन नाक कान सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। तो ये प्रोसीजर फिर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली अभी 28 वीक का लगभग 28 वीक का, तो ये 24 वीक का है। तो 28 का तो और भी बड़ा हो गया होगा, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात करें तो लिकर के बारे में बात की जाए तो अगर शराब कोई पीता है तो बात की जा रही है कि उसको कई सारी और दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात की जा रही है 200 के करीब यहां पर डिजीज लग जाती है शराब पीने से, ये बातें की गई हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो यहां पर एड्स हो गया, ये हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल हेल्थ, ये सारी अगर बात करें तो काफी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो लिस्ट किया गया, ये शराब की वजह से देखने को मिल जाती है कई बार आप लोगों को, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये गुलमर्ग है कश्मीर का, जो काफी अच्छी चीजें एंजॉय की जा रही है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर राजस्थान बोल रहा है कि वो लिग्नाइट को यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज करेगा जनरेशन करने के लिए पावर को। अब ये जो लिग्नाइट वाला पूरा जो नोट्स था मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया था कि कोयला कैसे कैसे होता है। तो सारी चीजें यहाँ पर कोयला को कैसे कैसे आप लोग देखते हैं, तो पीट, लिग्नाइट और इसी के साथ में यहाँ पर सबमिटनस, इसी के साथ में यहाँ पर ये सारा मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर बिटमिनस हो गया, ये एंथ्रासाइट हो गया, तो सारा डिटेल में मैंने आप लोगों को टॉपिक प्रोवाइड करा दिया है। जो GS3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोयले का ये टॉपिक है। तो कोयले के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, कहां कहां पर चीजें देखने को मिलती है, हमारे देश में कहां कहां पर देखने को मिलती है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा, वर्ल्ड में कहां कहां पर है, तो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो बेसिक चीजें ये रहेगी, इसी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है जो पुणे के अंदर NFAI है वो रिस्टोर करेगा सत्यजीत रे की। यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर जो मूवी है जिसका नाम था यहां पर प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये जो मूवी थी इसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। अब यहां पर नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। 1964 में इसको बनाया गया था, ठीक है, और पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखना। बाकी ये काफी अच्छा सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मनाली में आप लोगों को संडे के दिन यहाँ पर ये बेसिकली चीजें ट्रेडिशनल अपना फूड बना रहे हैं। आप लोगों के एरिया में ट्रेडिशनल फूड कौन सा है आप लोग बताइए जरा, ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी चीजें आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है। तो केरला के अंदर जो वेस्टर्न घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब वेस्टर्न घाट के अंदर जो केरला आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 नए प्लांट्स की डिस्कवरी यहाँ पर की गई है। नाम इनके यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं, फिम्बिस्टाइलिस सुनीली, और इसी के साथ में नेक्स्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये है नीनोटिस प्रभुआई, ठीक है। तो ये आप लोगों को इनके नाम देखने को मिलेंगे जो टेक्सोनोमी जो जर्नल के अंदर बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखने को मिले। तो केरला के अंदर यहाँ पर अभी इनको पाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर, बाकी और भी आगे देखिए और ज्यादा डिटेल में सारी चीजें आती है ना सर, ठीक है। तो जो सेकंड वीडियो आप लोग की आती है, आप लोगों को पता है शाम को 8:30 बजे, उसके अंदर ये सारी चीजें अब डिटेल में वहां पर कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है आप लोग को देखने को मिलेगा लिमिटेड टाइम होता है, अगर सारी चीजें उस लेवल पर अगर चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएंगी, जितनी न्यूज़पेपर के अंदर है वही चीजें मैं यहाँ पर कवर कर पाता हूँ, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा चीजें होती हैं तो उसके लिए फिर अलग से रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम लगेगा, तो उसके लिए इसीलिए सेकंड वीडियो आती है, कई सारी चीजें उसमें आप लोग एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। तो दोनों वीडियो पार्ट बनाइए, क्योंकि स्टैटिक और जीके साथ में तो चल रहा है आप लोग का, ये क्यों सोचते हैं आप लोग बस करंट अफेयर यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे देखिए थोड़ा आगे पेगासस के बारे में बात की जा रही है, तो पेगासस आगे बात करेंगे, फिर आप लोग को ये बताना है। एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम याद रखिएगा, एन यहाँ पर RV रमन, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको एनालिसिस करने के लिए बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी को भी लगे अगर पेगासस से उसको टारगेट किया जा रहा है तो वो इंसान जो है वो कोर्ट में जाकर बेसिकली एक तरीके से रिपोर्ट कर सकता है, पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है, कोर्ट में जाकर बात कर सकता है इसके बारे में। तो ये बातें हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे फिर आर्टिकल आएंगे। अभी ये बताना है वेस्ट बंगाल के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम क्या है ये आप लोग बताइए, ठीक है। बाकी यहां पर बात की जा रही है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे नहीं जैसे ऐसे स्पोर्ट अगर कोई आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में चीजें सही लेकर चलनी है, तो उसके चलते जो यहाँ पर एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर काम करेगी। तो देखते हैं किस तरीके से आगे निकल कर आती है, सही से डेवलप होने दो, अभी और काम चलेगा, अभी सोच रहे हैं, तो सोचने वाले मूड में अभी, ठीक है। ऑक्सफॉर्म यहाँ पर बात की गई थी, यहाँ पर इसको बेसिकली FCRA के तहत रिन्यू नहीं किया जाएगा, तो इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो अब यहाँ पर इसको भी बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट इसका मिल पाएगा, जो कि पहले इसके ऊपर रोक लगाने की बात की जा रही थी। तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज थी, इसमें जापान भी ऐड हो गया आगे चलकर, और अभी ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होने जा रहा है, तो ऐड हो रहा है। तो यही सारी बातें इसके बारे में। तो कुछ बातें, एक है यहाँ पर मिलन एक्सरसाइज के बारे में, इसके बारे में आप लोग बताइए, फिर कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, अच्छे से ये टॉपिक बन जाता है। तालिबान प्रोमिस कर रहा है कि एम्बेसी को सेफ रखेगा, तो कितना सेफ रखेगा वो अभी आगे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो बात की जा रही है, काफी सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर वो रजिस्टर करा रहे हैं, खासकर अगर बात करें जो अपने वैक्सीन के लिए, तो एक अच्छी बात है, 15 से 17 साल के बीच के सपोर्ट करने लायक है। अभी नेपाल के जो यहाँ पर लीडर हैं हमारे देश में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम है शेख बहादुर देउबा। तो देखते हैं जैसे ये इंडिया के अंदर आएंगे तो कई सारे आर्टिकल आएंगे, तो 10 जनवरी से यहाँ पर ये विजिट करेंगे, तो देखते हैं इंडिया और रिलेशन कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ये सुडोकू है, वे पोस्ट करूंगा, इसको अटेम्प्ट करना जा, और ये कल का सोल्यूशन है सुडोकू का, तो आप लोग टाइम निकाला कीजिए। बच्चों के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, आप में से यहाँ पर अंकिता के द्वारा अच्छा आंसर दिया गया, अंकिता मीना के द्वारा। तो सारे आंसर यहाँ पर मैंने पूछा था आप लोगों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो डिटेल में लिखा गया, ठीक है। इसी के साथ में मैंने पूछा गया था यहाँ पर रिवर्स के बारे में कौन कौन सी है, तो ये बताएगी, और यहाँ पर ये कुछ और थे रामसर साइट वगैरह के बारे में। और एक बच्चे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर राधिका, उनके द्वारा हिंदी में काफी अच्छे से आंसर लिखे गए, तो हिंदी इंग्लिश जो भी सुटेबल लगे आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आज का, जो लिथियम ट्रायंगल है उसके अंदर कौन कौन आता है, पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। सही आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर कल मिलेगा आप लोगों को। इसी के साथ में ईस्टर आइलैंड कहां पर है, नॉर्थ पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक, आर्टिक या फिर इंडियन ओशन, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ये आज की आप लोग की वोकैबुलरी है। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को कर्टेल करना, घटाना। रिजीम शासन होता है, ठीक है। कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन के बारे में सुना होगा ना एक तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीका विवाद, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं। गैम्बलिंग, जुआ, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश जरूर करना। तो ये था आज का कंप्लीट न्यूज़पेपर का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लेट हो गया और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने जैसे बोला आप लोगों को काफी सारा टाइम लग जाता है मॉर्निंग में, तो उसके चलते चीजें हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।